इस वीडियो से हम डेटा माइनिंग की एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस पूरी सीरीज में हम डेटा माइनिंग के सिलेबस को पूरा कवर करेंगे और इस वीडियो में हम डेटा माइनिंग के कोर कंसेप्ट को समझेंगे और डेटा माइनिंग के इंपॉर्टेंस को हम समझेंगे। तो डेटा माइनिंग को समझने के पहले हमको कुछ बेसिक्स टर्म्स को समझना पड़ेगा और वो बेसिक्स टर्म्स यहाँ पर लिखी हुई है। नंबर 1, डेटा। डेटा का मतलब होगा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज नोन एज डेटा। अगर मैंने यहाँ पर लिखा रोल नंबर में मैंने 101 लिखा, 102 लिखा, 105 लिखा, तो रोल नंबर बिखरे हुए हैं। तो बिखरी हुई चीज को कहा जाएगा डेटा। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज नोन एज डेटा। नंबर 2, अगर मैं इस डेटा को किसी ऑर्गेनाइज्ड वे में अरेंज कर दूं, मैंने यहाँ पर बोला 101 और नाम दे दिया ABC, मैंने बोला 102 नाम दे दिया मैंने XYZ। डेटा को अगर मैं ऑर्गेनाइज्ड वे में अरेंज कर दूंगा तब वो कहलाएगा डेटाबेस। ये डेटाबेस कहां पर होगा? हार्ड डिस्क पर होगा, ठीक है ना। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पर ये डेटाबेस होगा। इस डेटाबेस को के साथ में अगर कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम को ले लेता हूं तो एप्लीकेशन प्रोग्राम प्लस डेटाबेस मिलकर कहलाएगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। समझ में आती बात? अगला डेटा स्ट्रक्चर, वह डेटा जो हम रैंडम एक्सेस मेमोरी में लाएंगे और रैंडम एक्सेस मेमोरी में जो मेमोरी को मैनेज करने के लिए हम डेटा को इस्तेमाल करेंगे, तब उस केस में उस डेटा को हम क्या बोलेंगे? डेटा स्ट्रक्चर। क्या मतलब हुआ? रैंडम एक्सेस मेमोरी में जो डेटा चल रहा है अभी करंट फॉर्म में, जैसे अरे और लिंक लिस्ट होता है, तब उस केस में उसे क्या बोलेंगे हम? डेटा स्ट्रक्चर। अगर डेटा किसी हार्ड डिस्क पर स्टोर नहीं होता है, डेटा बहुत ही ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में है, सिंगल हार्ड डिस्क पर वो स्टोर नहीं होता है, तब उस केस में हमें डेटा को कई सारी हार्ड डिस्क पर स्टोर करना पड़ेगा और कई सारे हार्ड डिस्क के कलेक्शन को हम बोलेंगे डेटा वेयर हाउस, जिसमें डेटा ह्यूज अमाउंट में होगा, बहुत बड़े पैमाने पर डेटा स्टोर होगा। और इसमें जो डेटा स्टोर होगा वो दो तरह का डेटा स्टोर होगा, एक होगा ऑपरेशनल डेटा और दूसरा होगा लेगेसी डेटा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं किसी यूनिवर्सिटी की, किसी कॉलेज की बात करूं, वहां पर करंट में 2, 4, 5 साल का जो डेटा है, बीटेक है, BSc है, MCA है, इनका जो करंट में डेटा जो पिछले 4-5 साल का चल रहा है, मतलब जो स्टूडेंट अभी कॉलेज में हैं, उनके अगर मैं डेटा की बात करूं और वो डेटा बहुत बड़े पैमाने पर होगा, वो एक हार्ड डिस्क पर स्टोर ना होगा, तो उसे मैं डेटा वेयर हाउस में स्टोर करूंगा और ये डेटा अभी करंट में इस्तेमाल हो रहा है। तो इस प्रकार के डेटा को, इस तरह के डेटा को हम बोलेंगे ऑपरेशनल डेटा। और वह डेटा जो 5 साल पुराना है, पिछले 100 सालों का डेटा है किसी भी कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटी का, वो भी डेटा वेयर हाउस में स्टोर है। तब उस तरह का डेटा जो अभी ऑपरेशनल में इस्तेमाल नहीं हो रहा है, करंट में उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो इस तरह के डेटा को हिस्टोरिकल डेटा या लेगेसी डेटा बोलेंगे। तो इस ह्यूज अमाउंट वाले डेटा को स्टोर करने के लिए मुझे कलेक्शन ऑफ डिस्क या अरे ऑफ डिस्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यही कलेक्शन ऑफ डिस्क और अरे ऑफ डिस्क क्या कहलाएगी? हमारी डेटा वेयर हाउस। समझ में आती बात अपन को अच्छे से? आगे बढ़ते हैं हम। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है डेटा माइनिंग। डेटा वेयर हाउस से डेटा को निकालना, है ना। जैसे अपन पहाड़ों में से कोई चीज माइन करते हैं, कोई चीज निकालते हैं, कोयला निकालते हैं, कोई खनन करते हैं अपन, है ना। माइनिंग का मीनिंग ही क्या हुआ? खनन हुआ, कोयला निकाला या सोना ढूंढा या हीरा ढूंढा, तो उसी चीज को हम माइनिंग बोलते हैं। तो डेटा वेयर हाउस से फ्यूचर के लिए, आगे ट्रेंड फाइंड आउट करने के लिए हमें डेटा को निकालना है और उस डेटा को निकालने के बाद एक पैटर्न फाइंड आउट करना है कि पुराने डेटा के हिसाब से नया पैटर्न क्या होगा, उसी को कहा जाएगा डेटा माइनिंग। समझ में आई बात हमको? अगला होगा बिग डेटा। अगर ऐसा डेटा जो कि 1-2 सर्वर पर स्टोर ना हो पा रहा है, बहुत ही बड़े पैमाने पर डेटा है, किसी बड़ी बिजनेस कंपनी का डेटा है, मतलब ऐसी कंपनी जो वर्ल्ड में कई जगह पर फैली हुई है, उनका डेटा बहुत बड़े पैमाने पर है, तो उस डेटा को स्टोर करने के लिए हमको डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इस्तेमाल करना पड़ेगा और इस बड़े पैमाने पर ह्यूज अमाउंट के डेटा को कहा जाएगा बिग डेटा। इसके लिए हमें इसको मैनेज करने के लिए हमको जो फंडा इस्तेमाल करना पड़ेगा वो फंडा होगा हडूप। क्या होगा? हडूप। चलिए, तो ये सारी चीजें हमें समझ में आ गई। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज नोन एज डेटा। ऑर्गेनाइज वे में अरेंज कर लूंगा डेटाबेस, इस पर कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम लगाऊंगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटा उठकर रैंडम एक्सेस मेमोरी में आया है और मेमोरी का मैनेजमेंट चल रहा है, तो उस डेटा को हम बोलेंगे डेटा स्ट्रक्चर। बड़े पैमाने पर डेटा है, 2 कैटेगरी में उसको स्टोर करा है, हिस्टोरिकल और ऑपरेशनल, तो डेटा वेयर हाउस होगा। डेटा वेयर हाउस से हम एक पैटर्न फाइंड आउट करेंगे, एक मेथड होगी हमारे पास, उस मेथड को बोलेंगे हम डेटा माइनिंग
और डेटा अगर बड़े पैमाने पर है, जो कि सिंपल एक सर्वर, 2 सर्वर पर स्टोर नहीं होता है, तो इस डेटा को हम बोलेंगे बिग डेटा। समझ में आ गई बात अपन को? चलिए इसको अपन डायग्राम से समझते हैं, पूरी प्रोसेस को अपन समझते हैं। अगर डेटा परमानेंट हार्ड डिस्क पर स्टोर है तो डेटाबेस कहलाएगा। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को अपन ने डेटाबेस में कन्वर्ट कर दिया। इस पर अगर मैं कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम लगाऊंगा तो वो डीबीएमएस कहलाएगा। या डेटा उठकर अगर रैम में आएगा और मेमोरी को एक्सेस करेगा तब वहाँ पर जो फंडा कहलाएगा वो डेटा स्ट्रक्चर कहलाएगा। सीपीयू को जिस डेटा की जरूरत होगी हम सीपीयू में ले लेंगे। अगला कलेक्शन ऑफ जो डिस्क होगा वो कहलाएगा डेटा वेयर हाउस। इस डेटा वेयर हाउस से ही डेटा को निकालना और एक पैटर्न फाइंड आउट करना हमारा कोर कंसेप्ट कहलाएगा डेटा माइनिंग। अब अगर डेटा बहुत ह्यूज अमाउंट में डेटा है तो वो क्लाउड पर स्टोर होगा, बिग डेटा होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में होगा, तो उस डेटा को मैनेज करने का जो फंडा होगा उसको हडूप टेक्नोलॉजी बोलते हैं। और इसमें एक फ्रेमवर्क होता है जिसको हम बोलते हैं HDFS, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। तो बिग डेटा को हैंडल करने के लिए हमको हडूप फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इस पूरी प्रोसेस से हमको समझ में आता है कि हमको किस पॉइंट पर काम करना है। तो हमें डेटा जो कि ह्यूज अमाउंट में है उसमें से हमें एक पैटर्न फाइंड आउट करना है और उस पैटर्न को फाइंड आउट करने को ही हम डेटा माइनिंग बोलेंगे। लेकिन एक बात यहां पर समझने वाली ये है कि इस पूरी प्रोसेस में डेटा को डेटा वेयर हाउस में भी तो डालना पड़ेगा। इस डेटा को डेटा वेयर हाउस में डालना, फिर उसको डेटा माइनिंग के लिए तैयार करना और तैयार करने के बाद डेटा माइनिंग के थ्रू उसका एक पैटर्न फाइंड आउट करना और पैटर्न फाइंड आउट होने के बाद उसकी एक रिपोर्ट जनरेट करना, इस तमाम पूरी प्रोसेस को KDD से हम रिप्रेजेंट करेंगे, जो हम अगली वीडियो में समझेंगे, नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेस। क्लियर एकदम? तो इस पूरी पिक्चर से हमको समझ में आ गया कि एक्चुअल हमारा जो मेन पॉइंट है वो क्या चीज है, वो है डेटा माइनिंग। तो इसके लिए हम इसके इंपॉर्टेंस को समझते हैं। अब इस डेटा माइनिंग का हम इंपॉर्टेंस समझते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा माइनिंग क्या क्या होगा, तो ये 7 इंपॉर्टेंस मैंने यहाँ पर डेटा माइनिंग के लिख के रखे हुए हैं, एक एक करके अपन इसको समझते हैं। नंबर 1 पहला होगा एक्सट्रैक्टिंग हिडन पैटर्न। हमारे पास डेटा लार्ज अमाउंट में है, उसमें से हमें एक फाइनल हमें पैटर्न फाइंड आउट करना है, आगे का ट्रेंड फाइंड आउट करना है कि आगे हम फ्यूचर में उसका एनालिसिस किस तरह से कर सके। इसको बोला जाएगा कि डेटा में जो छुपे हुए पैटर्न है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम डेटा माइनिंग का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 2 इंफॉर्मेशन गैप। डेटा हमारे पास ह्यूज अमाउंट में है लेकिन इंफॉर्मेशन बहुत कम है ना, पैटर्न बहुत कम है। तो इस गैप को दूर करने के लिए हम डेटा माइनिंग का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम आगे जाकर इसके थ्रू कई सारी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हम फाइंड आउट कर सके। फ्यूचर प्रिडिक्शन, हम आगे फ्यूचर में कोई भी बिजनेस है, कोई भी कंपनी है, कोई भी मार्केट में कुछ चल रहा है, ठीक है ना, उसका पूरा एनालिसिस करने के लिए हम पिछले हिस्टोरिकल डेटा को जाकर हम देखेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे ताकि हम फ्यूचर में उससे कोई अनुमानित प्रिडिक्ट कोई वैल्यू को हम कोई अनुमान लगा सके, हम किसी वैल्यू का हम अनुमान लगा सके, वो कहलाएगी हमारी फ्यूचर प्रिडिक्शन। डिसीजन मेकिंग, कोई बड़ा बड़ा बिजनेस चल रहा है जिसका बिजनेस कई सारे देशों में फैला हुआ है और उनको अपने पिछले जो भी उन्होंने बिजनेस करा है उस बिजनेस से उनको सारा निचोड़ निकालना है। तो उस पूरा निचोड़ निकालने के लिए वो डिसीजन लेंगे कि पिछले हमारी क्या क्या कमियां थी और क्या क्या खासियत थी, उन कमियों को और खासियत को आगे नए बिजनेस को बढ़ाने के लिए डिसीजन लेते हैं बिजनेस में। उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, डेटा माइनिंग का। अगला मार्केट एनालिसिस। मार्केट एनालिसिस पर पूरा एक टॉपिक आएगा अपना आगे की वीडियो में, आगे के चैप्टर्स में पूरा एक टॉपिक है जिसमें अगर मुझे कोई मार्केट में कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कोई मार्ट का एग्जाम्पल ले लूँ, कोई डीमार्ट है या कोई भी मार्ट है उसका मैं अगर एग्जाम्पल लूँ, मुझे अगर वो बिजनेस स्टार्ट करना है तो मार्केट में कस्टमर और प्रोडक्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, कस्टमर क्या चीज़ खरीदता है, उसके बिहाफ पर मैं अपने मार्केट में क्या क्या प्रोडक्ट रखूँगा, उसका एनालिसिस करने के लिए मुझे डेटा माइनिंग का यूज़ करना पड़ेगा। अगला फ्रॉड डिटेक्शन। किसी भी फाइनेंस कंपनी में और बैंकिंग में कई सालों से बैंक लोन दे रही है, कई सारे से फाइनेंस कंपनियां लोगों को फाइनेंस कर रही है, तो उसमें
पिछले जो जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड डेटा वेयर हाउस में स्टोर है कि कितने कस्टमरों ने फ्रॉड करा, कितने कस्टमर ने फाइनेंस सही टाइम पर अदा नहीं करा, है ना, मतलब जो भी उनकी किस्त थी, जो भी उनकी ईएमआई थी वो सही से उन्होंने सबमिट नहीं करी, उस पर वो डिटेक्ट करते हैं कि पिछले सालों में क्या क्या फ्रॉड हुआ है, उसके मुताबिक वो आगे के कस्टमर को लोन देना है या नहीं देना है उसका डिसीजन लेंगे, उसको डिटेक्ट करेंगे। अगला है साइंटिफिक डिस्कवरी। साइंटिफिक डिस्कवरी में यहाँ पर मैं एग्जांपल लूंगा कि इसका मेडिकल का कोई डिसीज हुई है किसी महीने में, जैसे अगर मैं बात करूँ अक्टूबर में या नवंबर में अपना डेंगू बहुत ज़्यादा होता है, तो अगले साल उससे रिलेटेड कुछ मेडिसिन का फाइंड आउट करना है कि पिछले सालों में क्या क्या किस किस मंथ में कौन कौन सी डिसीज हुई थी, तो वो सब फाइंड आउट करने के लिए मुझे साइंटिफिक डिस्कवरी में डेटा माइनिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ओवरऑल ये पूरे इंपॉर्टेंस है डेटा माइनिंग के, और डेटा माइनिंग नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेस का एक छोटा सा प्रोसेस है। हाँ, छोटा सा एक प्रोसेस है। तो अगली वीडियो में हम नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेस को समझेंगे, जिसमें हम एक पॉइंट डेटा माइनिंग को डिस्क्राइब करेंगे कि वो नॉलेज केडीडी में वो कहां पर फिट होता है। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।